एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्माइल दिस साइड, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ट्रिम्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज आ गए एंड अभी आपको रिवीजन करनी है। तो इनऑर्गेनिक एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही होती है याद करने में। मेनली जो पी ब्लॉक के चैप्टर हैं लाइक ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये मेरे ही टाइम के कुछ नोट्स हैं जो कि पर्टिकुलरली मेरे खुद के नहीं हैं। ये यूट्यूब पर वीटी सर हैं, उन्होंने प्रोवाइड किए थे। उन्होंने लास्ट ईयर जब क्लासेस ली थी यूट्यूब पे, तो ये मेरे नोट्स हैं। तो इसमें एग्जैक्ट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और जो जो नहीं थी, जो जो चीज़ें वहाँ पर मेंशन नहीं थी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं रिएक्शन है या कुछ कुछ है, तो वो मैंने खुद से ऐड कर लिए थे, कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसमें आपको सारी एनसीईआरटी की A to Z लाइन मिलेंगी। कुछ ना कुछ रिएक्शन होंगी तो वो आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं, अदरवाइज़ इसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी हम इन्हीं क्वेश्चंस को अभी कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो ग्रुप 18 ऑक्सीजन फैमिली नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। ग्रुप 18 इज़ विच ग्रुप? इट इज़ द नोबल गैसेस वाला ग्रुप, ठीक है। तो अभी जो हमें करना है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट विच ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 डज नॉट कंसिस्ट। तो कौन सा नहीं आता आपको? ग्रुप 18 के एलिमेंट्स ध्यान होने चाहिए, तो आर्सेनिक नहीं आता, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू द ग्रुप 18। तो ये सारे के सारे जो हैं ग्रुप 18 के मेंबर्स हैं। आपको अगर पता होगा तो ईजी हो जाएगा आपके लिए करने के लिए। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रुप 18 एलिमेंट्स। तो थर्ड मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है हमें ग्रुप 18 के रिगार्डिंग। तो दे आर गैसेज, दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड्स, दे आर केमिकली रिएक्टिव। तो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा कि दे आर केमिकली रिएक्टिव, वो एक्चुअली में क्या होते हैं? अनरिएक्टिव होते हैं। तो आपको ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट्स हैं, ये सब पता होने चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इज द फोर्थ क्वेश्चन, ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज। तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेज डज नॉट अकर इन दी एटमॉस्फेयर। तो ये जो दो हैं रेडॉन एंड ऑक्सीजन, ये एटमॉस्फेयर में नहीं होते। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एबंडेंस ऑफ नोबल गैसेज इन एटमॉस्फेयर। तो जो एबंडेंस है वो 1% बाय वॉल्यूम होती है। तो देखो ऐसे कंफ्यूज किया जा सकता है ना आपको, 1% बाय मास, 1% बाय वॉल्यूम, इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है जो एनसीईआरटी में दिया गया है वही करेक्ट है, दैट इज 1% बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट इज द सेवंथ क्वेश्चन, विच नोबल गैस इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? आर्गन है। नेक्स्ट इज द एट्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव ऑरिजिन हीलियम एंड नियॉन आर फॉर्म। तो ये इन चारों से बनते हैं, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, लेविटाइट। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ व्हाट इज द मेन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम। तो मेन कॉमर्शियल सोर्स क्या है हीलियम का? नेचुरल गैस। नेक्स्ट इज टेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेयरेस्ट एलिमेंट्स इन द ग्रुप 18। तो रेयरेस्ट एलिमेंट कौन से? जेनॉन एंड रेडॉन। नेक्स्ट इज द 11th क्वेश्चन, which of the following obtained as the decay product of the 226 रेडॉन। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इससे पूरी रिएक्शन लिख दी है, एनसीईआरटी में दी गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसके एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब, और कौन सा जो साथ में एलिमेंट निकल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा जो डिके प्रोडक्ट निकलेगा? दैट इज़ द रेडॉन। और आपको ध्यान रखना है रेडॉन कौन सा है एंड रेडियम कौन से, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द गिवन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो रिएक्शन दी गई है, तो ये ऊपर वाली रिएक्शन है, आप देख सकते हैं। तो ये आपको एक्स एंड वाई यहाँ पर बता देंगे आप इस रिएक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट इज द 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेज सिंथेटिकली प्रोड्यूस बाय द कोलिजन ऑफ दीज टू एटम्स। तो ये भी एनसीईआरटी में एग्जैक्ट रिएक्शन दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोड्यूस होता है? ऑग्निसन। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसे डायरेक्टली रिएक्शन दे दी गई एंड ये पूछा गया कि कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 न्यूट्रॉन्स होते, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने 14th क्वेश्चन पर। तो 14th क्वेश्चन में वही वाली रिएक्शन दी गई है जो अभी हमने जस्ट की, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑग्निसन प्रोड्यूस होते हैं। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के दिया जा सकता है, रिएक्शन की फॉर्म में दे दिया, स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया, कौन सा प्रोडक्ट है, कितने न्यूट्रॉन है, क्या एंड प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं 15th क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ ऑग्निसन। तो ऑग्निसन का सिंबल क्या है? OG। OG इज द सिंबल ऑफ ऑग्निसन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑग्निसन। तो ऑग्निसन का एटॉमिक नंबर 118 है, एटॉमिक मास 294 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो, सिंपल वो ऑग्निसन वाली रिएक्शन भी याद होगी ना, तो ये आप 3-4 क्वेश्चन तो आसानी से कर लोगे। तो इसी तरीके से आपको करना सीखना है।
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हमें एटॉमिक नंबर और मास पता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेंगे ना, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में और पीरियोडिक टेबल में अच्छे से सीखा है। तो यहाँ पर ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आप खुद से एक बार निकाल के देख लें क्योंकि आपको पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर कितना है 118 है, तो आप ऐसे निकाल के देख सकते हैं। अब इसकी हाफ लाइफ के बारे में बात किया गया तो हाफ लाइफ कितनी होती है 0.7 मिली सेकेंड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मिली सेकेंड है, मिनट है, आर है, तो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। तो आर्गन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है 18 होता है, तो इसका क्या होगा, नियॉन कितना होगा 10 होगा, एंड देन 3s2 + 6 कितना हो गया, टोटल मिला के 18 हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे, ये तो आपको निकालना आता ही होगा आई थिंक सो पीरियोडिक टेबल से। अदरवाइज ये रिवाइज ज़रूर करके जाना क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज द मैच द कॉलम ऑफ नोबल गैस विद देयर एटॉमिक नंबर। तो ये भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब आपको ऑलमोस्ट याद ही होंगे ना सभी के जो एटॉमिक मास और नंबर हैं, तो उससे आप इन्हें मैचिट कर लेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैस। तो जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होती है NH2 NP6, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, हीलियम, जिसके अंदर P वाला नहीं होता, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 23 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द नोबल गैस। नोबल गैस एग्जिबिट वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको ध्यान रखना है वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होती, वेरी हाई होती है। और आपको बाकी भी ध्यान होने चाहिए जो ये पॉइंट्स है क्योंकि ये सारे NCERT के पॉइंट्स है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है और एक्सेप्शन क्या है, हीलियम है, इनकी बहुत ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। और हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप देख सकते हैं, दैट इज़ 1s2, ठीक है। अब आता है नोबल गैस के बारे में एक और क्वेश्चन, दिस 24th क्वेश्चन, नोबल गैस एग्जिबिट वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा ना, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तब ज़्यादा होती है तो ज़्यादा होने का कुछ कारण भी तो होना चाहिए ना, तो ज़्यादा होने का एग्जैक्ट कारण है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी पॉइंट्स भी आपको कई बार पता है क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमें ना 1-2 पॉइंट्स ऐसे लगते हैं कि सब मैच हो रहे हैं, लेकिन उसमें आपको क्या देखना है ना, जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना वो वाला ज़्यादा सही होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है आयनाइजेशन एनर्जी के, तो ये हमने अरेंज किए। ऑर्डर्स आपको इनऑर्गेनिक में अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं, पूछे ही जाते हैं, मतलब कुछ ऑर्डर्स तो आने ही आने हैं, तो वो आप अच्छे से करके जाओ। जो भी इनऑर्गेनिक के ऑर्डर्स है एक पेज पे लिख लो, आखिरी के 3 दिन में आपको ज़रूर रिवाइज करने हैं वो, इवन लास्ट डे बिफोर नीट भी आपको रिवाइज करने हैं जो ऑर्डर्स है, बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन ना। नेक्स्ट इज द 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द नोबल गैस। तो नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है कि वो डिक्रीज करता है एंड देन इंक्रीजेज, मतलब डिक्रीज करेगा ग्रुप के अंदर विद इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, क्योंकि हमें पता है ग्रुप में नीचे जाते जाते एटॉमिक साइज क्या होता है वो इंक्रीज होते हैं, तो आपको रीज़न भी पता हो गया। तो इसी रीज़न का ना आपको ऐसे एजर्शन रीज़न में भी दे सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इज़ वेरी हाई, फिर उसके बाद डिक्रीज करते हैं क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करे, तो क्या हो जाएगा, जो एजर्शन है और रीज़न है वो दोनों करेक्ट हो जाएंगे विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज द 27th क्वेश्चन। तो 27th क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एटॉमिक रेडियस ट्रेंड ऑफ द नोबल गैसेस इज। तो सिंपल वाला ट्रेंड है जो नॉर्मली होते हैं कि वो इंक्रीज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज दैट, यहाँ पर यही जो अभी हमने स्टेटमेंट वाइज में पढ़ा वही हमें ऑर्डर में अरेंज करके दे दिया ग्रुप में नीचे जाते जाते, तो वो ऑफकोर्स इंक्रीज़ होगा, तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट इज द 29th क्वेश्चन, नोबल गैसेस के पास क्या होता है, दीज हैव हाई पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ना नहीं चाहते ना, तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है भी। नेक्स्ट इज दैट नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज। तो देखो अभी जो चीज़ हमें पता चली ना कि ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, तो अब उसका कारण पूछ रहे, तो उसका कारण 2 होगा। फर्स्ट इज़ दैट उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और उनके पास कोई टेंडेंसी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें। तो आप क्या होगा ना, ऐसा क्वेश्चन आने से आप सिर्फ ये वाला टिक करोगे, लेकिन NCERT में ये भी दिया गया है एंड ये भी सही है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है।
इन क्वेश्चन को आप ना कई बार रिवाइज करोगे ना तो आपको मतलब इस एनसीईआरटी की लाइन अब बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स कवर हैं। इन्हीं क्वेश्चन को आप मतलब 3-4 बार रिवाइज कर लेना है। इस वीडियो को ही 2x पर 2-3 बार देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये वीडियो अप्रॉक्स से 25 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी, तो उसे आप 2x पे भी देखोगे तो 12 मिनट में आप कितनी बार रिवाइज कर सकते हो ना। और मोस्टली हर ग्रुप से एक ना एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे लाइक 15 ग्रुप से आना ही आना है, 13 और 14 में से एक में से पक्का आना है, 17, 18 में से एक में से पक्का आना है। एंड अगर ग्रुप 18 में से आते तो कितना ईजी है ना, 4 पेज में से आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है तो कितना ईजी है, आप इजीली फेच कर सकते हो 5 मार्क्स। तो ये अच्छे से करो। नेक्स्ट इज चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नोबल गैसेज। नोबल गैसेज के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सारी की सारी नोबल गैसेज कैसी होती है, मोनोएटॉमिक होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी हमने सब देखा भी तो है ना, सारी मोनोएटॉमिक ही तो है, कोई डायएटॉमिक देखा आपने नहीं ना। हीलियम के बारे में देखो, ये लिखा है कि एक्सेप्ट हीलियम, नहीं, हीलियम भी तो He2 थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो सारी की सारी नोबल गैसेस कैसी हैं, मोनोएटॉमिक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन बोला गया है नोबल गैसेस आर, तो नोबल गैसेस कलरलेस भी होती है, ऑर्डरलेस भी होती है, टेस्टलेस भी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सारे के सारे पॉइंट सही हो गए। नेक्स्ट इज दीज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। तो अब पूछा क्या क्या सही है। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, कम सॉल्युबल होते हैं। देन दीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नहीं, ये सॉल्युबल होती हैं। फिर उनका कम बॉइलिंग पॉइंट होता है और कम मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, उनसे भी मतलब अब ना क्वेश्चन आने लग गया। पहले ऐसे यूज़फुल नहीं होते थे, लेकिन अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जब से आने लगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये भी आप अच्छे से करो। नेक्स्ट इज 34th क्वेश्चन, नोबल गैसेस हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द रीज़न बिहाइंड इज। तो नोबल गैसेस का कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का रीज़न क्या है, वीक डिस्पर्शन फोर्सेस। तो नेक्स्ट है इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट इन द ऑर्डर। तो अब ये हमने सिंपल से ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो ऑर्डर्स तो आपको अच्छे से करने हैं, मैंने ऐसे ही बोला। तो ऐसे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये दोनों आपको क्या है, पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी नोन सब्सटेंस। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका होता है, हीलियम का होता है। एंड यहाँ पर मैंने लिख भी दिए कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है, 4.2 केल्विन। ओके, तो अब यहाँ पर नीचे एक और सेंटेंस मैंने ऐड किया जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन इन क्वेश्चंस में नहीं था, तो वो भी आप इस तरीके से अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। Noble gases are monoatomic and have no interatomic forces except weak dispersion forces, so they can be liquefied at low temperature and hence have low boiling point. तो देखो इससे हमें कितनी बातें पता चली ना, जो नोबल गैसेस है वो मोनोएटॉमिक है, उनके पास कोई भी इंटर एटॉमिक फोर्स जो है वो नहीं होता। कौन से को छोड़ के, वीक डिस्पर्जन फोर्स को छोड़ के, इसलिए हम उन्हें ईजिली लिक्विफाई कर सकते हैं। और कैसे टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, इसलिए उनका क्या होता है, कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अभी एक और सेंटेंस है कि नोबल गैसेस जो है वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। हम पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं, मतलब मुझे भी ऐसे लगता था कि नोबल गैसेस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, पता नहीं ऐसे लाइक नोशन था कि हाँ रिएक्टिव होते हैं, लेकिन नहीं, नोबल गैसेस रिएक्टिव नहीं होती, वो छोड़ना ही नहीं चाहती ना अपने इलेक्ट्रॉन कुछ भी ऐसे। नेक्स्ट इज 38th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस हैज़ अ अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज लेबोरेटरी मटेरियल सच एज रबर, ग्लास और प्लास्टिक। तो ये यूजेस में दिया गया है, इसका क्या होगा, हीलियम होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज, द इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनर्टनेस किस कारण से होती है, नोबल गैसेज एक्सेप्ट हीलियम हैव कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। हीलियम का तो हमने पढ़ा था ना, 1s2 होता है, पूरा नहीं होता ना फिर। और नोबल गैसेस का क्या होता है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है और मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो इन सभी कारण की वजह से जो नोबल गैस है वो कैसी होती है, इनर्ट होती है। नेक्स्ट इज हु ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नोबल गैसेस फर्स्ट। तो नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार इनकी रिएक्शन देखी थी। तो यहाँ पर मैंने बता दिया जो कि एनसीईआरटी में मेंशन किया गया था कि कब और कहाँ देखा था, मार्च 1962 में एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया। तो अब पहला कंपाउंड कौन सा था जो नील बार्टलेट ने फॉर्म किया था, तो वो ये कंपाउंड था, इसका भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज अब ये जो कंपाउंड था, किस कंपाउंड की बात हो रही है, इसी वाले कंपाउंड की। इसका कलर क्या था, इसका कलर था रेड कलर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कलर। नेक्स्ट इज दैट व्हाट मेड द नील बार्टलेट टू प्रिपेयर दिस कंपाउंड। द फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन वॉज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद दैट ऑफ द जीनोन। तो अभी ये जो हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कंपाउंड फॉर्म किया था ना, ये देखो ये वाला, इसमें ऑक्सीजन था एंड यहाँ पर जीनोन है। तो यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी थी फर्स्ट वाली, वो वाली आइडेंटिकल थी जीनोन वाले से। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हम 44th क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द कलर ऑफ
दिस कंपाउंड, तो इसका भी कलर जो था रेड था और ऑक्सीजन वाले का भी रेड था। नेक्स्ट इज दैट व्हाट टू कंपाउंड्स वर मिक्स बाय द नील बार्टलेट टू प्रिपेयर अ रेड कलर कंपाउंड, तो ये दोनों कंपाउंड मिक्स किए थे नील बार्टलेट ने, ये भी आपको ध्यान रखने एनसीईआरटी में लिखे गए हैं। इनमें तो ऐसे डायरेक्ट लर्न करने का ही है ना, इसमें आप समझ कुछ नहीं सकते, कौन से कंपाउंड मिक्स किए थे वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा ना कि हाँ उन्होंने ये मिक्स किए थे। नेक्स्ट इज 46 क्वेश्चन, विद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ज़ेनॉन फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड, तो जो ज़ेनॉन है वो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं क्योंकि दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज द 47th क्वेश्चन, विच कंपाउंड ऑफ क्रिप्टॉन इज स्टडीड इन डिटेल, तो कौन सा कंपाउंड है जो क्रिप्टॉन का डिटेल में स्टडी किया गया है, KrF2, ये एक डाइफ्लोराइड है। और जो कंपाउंड है क्रिप्टॉन के ना वो यूजुअली फ्यूअर होते हैं, कम होते हैं, लेकिन मेनली जो उनमें से भी ज़्यादा स्टडी किया गया वो है KrF2। नेक्स्ट इज द ओनली कंपाउंड आइडेंटिफाइड फॉर रेडॉन इज RnF2, तो कंपाउंड्स ऑफ रेडॉन हैव नॉट बीन आइसोलेटेड बट ओनली आइडेंटिफाइड, इनको आइसोलेट नहीं किया गया, बस देखा है कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया RnF2 का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वॉज यूज टू आइडेंटिफाई द ओनली कंपाउंड ऑफ रेडॉन RnF2, तो कौन सी टेक्निक यूज़ की गई थी, रेडियो ट्रेसर टेक्निक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए टेक्निक का नाम। ये किस लिए यूज़ की गई है, आइडेंटिफाई करने के लिए, आइसोलेट नहीं, आइडेंटिफाई के लिए। कौन सा कंपाउंड, सिर्फ एक ही कंपाउंड डिस्कवर किया गया, दैट इज RnF2। नेक्स्ट इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर विच ऑफ द नोबल गैसेस नो ट्रू कंपाउंड आर येट नोन, इन तीनों का कोई भी अभी तक कंपाउंड हमें नहीं पता है, तो दीज आर आर्गन, नियॉन एंड हीलियम। नेक्स्ट इज द 51 क्वेश्चन, हाउ मेनी बाइनरी फ्लोराइड्स आर फॉर्म्ड बाय ज़ेनॉन, तो एनसीईआरटी में रिएक्शन भी दी गई है, उसी से हमने देखा है कि टोटल 3 बाइनरी क्लोराइड फॉर्म करते हैं जो ज़ेनॉन है। फिर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी फ्लोराइड ऑफ ज़ेनॉन इज नॉट नोन, XeF8 का नहीं पता, बाकी तीनों का हमें पता है। नेक्स्ट इज ये रिएक्शन दी गई है, इसमें हमें XYZ बताना है, तो XYZ होगा XeF2, XeF4, XeF6। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एंड इनका हमें किस रेशियो में हम ज़ेनॉन और फ्लोरीन को ले रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती है, तो दीज आर इम्पॉर्टेंट, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज द 54th क्वेश्चन, so the 54th question is that what is the temperature and pressure condition to prepare XeF2 from these। अब देखो इसमें ना यही तीनों पूछा गया है, जो यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर हमने देखा ना, जैसे कि XeF2 बनाने के लिए कितना टेम्परेचर प्रेशर चाहिए वो ये हो गया, XeF4 के लिए ये हो गया, XeF6 के लिए ये हो गया, तो यही 54, 55 और 56 क्वेश्चन है, तो इन्हें हम कवर नहीं करेंगे, आप वहीं से याद कर सकते हैं। XeF6 कैन बी फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ, तो XeF6 इन दोनों के इंटरेक्शन से बना सकते हैं, तो ये आपको कंपाउंड्स के नाम ध्यान रखने हैं, और इस वाले का पर्टिकुलरली क्योंकि हमें से कन्फ्यूज हो जाते हैं, OF2 था, O2F2 था, इस तरीके से, तो O2F2 इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द X इन द गिवन रिएक्शन, तो हमें ऊपर वाले क्वेश्चन से पता चल जाएगा, अभी हमने बताया है कि XeF4 और O2F2 को ज्वाइन करने पे ये बनते हैं, तो ये आप सिंगल एक रिएक्शन भी करेंगे ना तो उस तरीके से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो आप उन रिएक्शंस को अच्छे से करो, काफ़ी अच्छे से आपका हो जाएगा। तो उनका जो बीच में रिएजेंट है, कुछ भी हम कंडीशंस दे रहे हैं, पर्टिकुलरली टेम्परेचर या प्रेशर, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द 59th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द 3 बाइनरी फ्लोराइड्स, इन तीनों बाइनरी फ्लोराइड्स के रिगार्डिंग क्या चीज़ इनकरेक्ट है, मतलब क्या चीज़ गलत है। तो पहले तो ये सब कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। दीज आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, सही है। दीज आर रेडिली हाइड्रोलाइज इवन बाय द ट्रेसेस ऑफ वाटर, ट्रेसेस ऑफ वाटर से भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो ये भी सही है। दे कांट बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स अंडर द एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, तो ये गलत चीज़ है क्योंकि हम उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं, तो दिस कांट वर्ड इज़ इनकरेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स आ गई ना, और मतलब ये हमें यूजुअली इसे पता नहीं होता, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2, तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो ऑब्टेन किए जाते हैं XeF2 के हाइड्रोलिसिस से, तो वो ये 3 प्रोडक्ट है, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं इस हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन का है, तो अभी हमने करा ना XeF2 की हाइड्रोलिसिस से ये 3 प्रोडक्ट बन रहे थे, तो इसी एक रिएक्शन से हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। अब ये XeF2 का स्ट्रक्चर पूछा गया है, मतलब जो शेप पूछा गया है, तो आप यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे देन शेप निकालेंगे, तो एक तरीके से
ग्रुप 18 का क्वेश्चन ना होके ये किसका क्वेश्चन है, दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। तो आपको केमिकल बॉन्डिंग वाला नाम मैं अब भी बोलूँगी, ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। एंड इसका आपको पर्टिकुलरली जो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट है, शेप वाला पार्ट है, ज्योमेट्री वाला पार्ट है, वो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लिखवा लो चाहे आपसे, मुझसे मतलब आना ही आना है उससे, तो वो आप अच्छे से करो। नेक्स्ट इज करेक्ट शेप ऑफ XCF4। तो इसी तरीके से हम इसकी भी शेप निकाल सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है भी। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ XCF6। तो ये भी किसका हो गया क्वेश्चन जो है केमिकल बॉन्डिंग का। तो हम इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। नेक्स्ट इज दैट द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉन पेयर रिस्पेक्टिवली इन XCF6 आर, ये हमने अभी ऊपर लिखा ना 6 and 1, तो यही हो जाएगा। एंड जिनॉन फ्लोराइड रिएक्ट किस किस चीज़ के साथ करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है फ्लोराइड के साथ, ताकि वो फॉर्म कर सके कैटाइनिक स्पीशीज़, और फ्लोराइड आयन डोनर के साथ ताकि वो फॉर्म कर सके एनायनिक स्पीशीज़। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेप ऑफ XCF6 इन द गैसियस फेज। तो अब यहाँ पर पर्टिकुलरली फेज मेंशन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर गैस फेज की बात करी जाए तो उसमें डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लोराइड एक्सेप्टर। तो ये सारे के सारे फ्लोराइड के एक्सेप्टर हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज द 68 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लोराइड आयन डोनर। XCF6 इज नॉट अ फ्लोराइड आयन डोनर, ये जो है फ्लोराइड को एक्सेप्ट कर देते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर रिएक्शन दी गई है एंड प्रोडक्ट भी पूछा गया है, तो रिएक्शन वाले क्वेश्चन तो हमें अच्छे से करने ही है, तो ये वाला इसका प्रोडक्ट बनेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 70th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ फ्लोराइड आयन डोनर बिटवीन द रिएक्शन ऑफ जेनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड एंटीमनी फ्लोराइड। तो इनमें ये वाला शायद एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया, बाकी एक बार आप देख लेना इसको भी। नेक्स्ट इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ इन द गिवन रिएक्शन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये होगा, तो ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा, तो ये भी आप देख सकते हैं। और थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग से भी दिमाग चलाएंगे तो आपका उससे भी हो जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी की रिएक्शन है तो आपको थोड़ा ध्यान ही हो तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि आनी तो आफ्टर ऑल एनसीईआरटी की रिएक्शन है ना पेपर में। नेक्स्ट इज व्हेन ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड एक्ट एज। तो अब यहाँ पर M बता दिया कि ये एलिमेंट है, तो जब ये ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड एक्ट करेगा तो वो किस तरीके से एक्ट करेगा, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर की तरह, ठीक है। अब हम आते हैं 73 क्वेश्चन पर, विच इज़ द कॉमन प्रोडक्ट इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF4 एंड XCF6। तो कॉमन प्रोडक्ट क्या होगा, XCO3 होगा। ये वाला ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कई बार पूछा गया, तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से याद ही कर लेना, मतलब XCO3, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, प्रोडक्ट क्या क्या ऑब्टेन होते हैं XCF4 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से ये होते हैं। एंड अभी हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी करेंगे तो आपको अलग प्रोडक्ट पता चलेंगे, तो आप कंप्लीट और पार्शियल के दोनों के प्रोडक्ट आपको पता होने चाहिए। तो अभी ये जो हमने रिएक्शन के यहाँ पे बात करी ना, इसी को यहाँ पर हमने बैलेंसिंग की है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कि मोल्स बताओ वाटर के, तो वो कैसे पता चलेगा ना, जब हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने से पता चलेगा ना। तो अब यहाँ पर 1 XCF4 की बात की गई है, तो अगर 6 से 12 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगाए, सिंपल। नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ऑन द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF6 सॉरी। तो जैसे हमने XCF4 का पढ़ा, तो ऐसे यहाँ पर XCF6 की भी रिएक्शन है, ये आप अच्छे से कवर कर लेना, और इनके प्रोडक्ट्स आपको इस तरीके से पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज द 77th क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने उसी सेम रिएक्शन को बैलेंस किया एंड यहाँ से हमने बता दिया कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स नीड हो रहे हैं। नेक्स्ट इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF6 गिव्स। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या देता है, XeOF4 XeO2F2, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीफ्लोराइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द X इन द रिएक्शन। तो ये भी आप बैलेंसिंग से करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दे रहा है, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, XeO3 बनता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द X, फिर से X को आइडेंटिफाई करना है, तो X यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस में ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ज़ेनॉन कंपाउंड्स इज अ कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड। तो कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड कौन सा है, XeO3 है। आपको ध्यान रखना है, कलरलेस भी है, सॉलिड भी है और एक्सप्लोसिव भी है। कई बार हम जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो ऐसे सिंपल सी लाइन लगती है और बाद में हमें से पूछ जाते हैं, ओ ये कलर था, कलरलेस था, सॉलिड था, ओ हमने इस चैप्टर में कुछ ऐसा रेड पढ़ा था। तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो किस चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली बात की गई है, उसी के बारे में आप ऐसा बोलेंगे।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द शेप ऑफ XCO3। तो ये फिर से केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन आ गया। दिस इज पिरामिडल शेप। अब रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई है। पहले तो आप ना ये ध्यान रखना, जहाँ पे रॉन्ग और करेक्ट पूछा जाए ना उस पर बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना, रॉन्ग, करेक्ट, एक्सेप्ट, लीव दैट, इस तरीके से ना, मतलब इनकी वजह से क्वेश्चन मत खराब करना आता जाता हुआ। तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन कौन सी है यहाँ पर, कि ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है, नहीं, और ये स्क्वायर पिरामिडल शेप है, नहीं, इसकी जो एग्जैक्ट शेप है वो आप निकाल लेंगे क्योंकि आपको केमिकल बॉन्डिंग से बहुत अच्छे से वो निकालना आता है। अब यहाँ पर XCF2 में लोन पेयर पूछे, तो XCF2 का पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया एंड देन फिर उसमें हमें लोन पेयर जब बताने हैं ना, तो यहाँ पर ये तो नहीं बोला हो ना कि सिर्फ XC के बताओ, तो आपको पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के बताने होंगे। इस वाली चीज़ में हम काफ़ी बार मिस्टेक करते हैं, मैंने भी ऐसे मिस्टेक की थी। तो आपको ध्यान रखना है जब ऐसे मेंशन ना हो तो हमें पूरे स्ट्रक्चर के बताने होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब देखो यहाँ पर पूछा ना सेंट्रल एटम का, तो सेंट्रल एटम का पूछने से 3 होगा, लेकिन जब मेंशन नहीं है तो हमें सारा बताना होगा। तो इसी तरीके से सेंट्रल एटम ऑफ XCF4 का पूछने से 2 हो जाएगा। तो आप स्ट्रक्चर बना के इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से लोन पेयर पूछा सेंट्रल एटम पे, तो सेंट्रल एटम में आप XC के ऊपर का बताएंगे सबको, तो 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बारी आती है यूजेस की। तो हीलियम क्या है, नॉन इन्फ्लामेबल है और लाइट गैस है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए, नॉन इन्फ्लामेबल भी है और काफ़ी ज़्यादा लाइट गैस भी है। नेक्स्ट इज हीलियम इज यूज इन फिलिंग द बलून्स फॉर द मेटीरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन बिकॉज इट इज़ अ लाइट गैस एंड नॉन इन्फ्लामेबल गैस। तो ये जो है एजर्शन रीजन में आ सकते हैं, पहले ही दे दिया एजर्शन में कि उस ऐसे से यूज़ करते हैं, फिर रीज़न में बना दिया कि क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वो लाइट गैस है और नॉन इन्फ्लामेबल है। तो क्या होगा, रीजन एंड एजर्शन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, क्योंकि जो NCERT की लाइन में दिया गया है दैट इज़ द करेक्ट रीजन फॉर दिस कंसर्न स्टेटमेंट। तो अब पूछा गया हीलियम इज़ नॉट यूज्ड इन, तो जो NCERT में ना फर्स्ट 3 मेंशन है तो इसमें ही यूज़ नहीं होगा। फिलिंग बैलून्स का भी हमने पढ़ा है, ऐसे गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है NMR स्पेक्ट्रोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है NMR किसी स्पेक्ट्रोमीटर की बात की गई है, तो इनमें ये यूज़ होता है। और किस में यूज़ नहीं होता, गैल्वेनोमीटर में। कई बार ऐसा होता है ना, हम जैसे पहला पढ़ा बैलून वाला, हाँ ये हमें अच्छे से याद होता है ना, तो हीलियम इज़ यूज्ड इन, जल्दी से इतना पढ़ लिया, ये नॉट वाला वर्ड छोड़ ही दिया। इस तरीके से नहीं करना ना, नॉट वर्ड पे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज लिक्विड हीलियम यूजेस। तो लिक्विड हीलियम को यूज़ करते हैं क्रायोजेनिक एजेंट की तरह, जिसका काम क्या होता है, कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट एट द लो टेम्परेचर। लिक्विड हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 4.2 केल्विन होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द 92 क्वेश्चन, लिक्विड हीलियम फाइंड एप्लीकेशन एज अ क्रायोजेनिक एजेंट इन NMR स्पेक्ट्रोमीटर इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इन सब में यूज़ किया जाता है। कौन सा वाला हीलियम, सॉलिड हीलियम या लिक्विड हीलियम, लिक्विड हीलियम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे सॉलिड हीलियम कुछ होता भी नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज़ करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, हाइपोथेटिकल पेपर में तो कुछ भी आ सकते हैं ना। नेक्स्ट इज वाई इज हीलियम यूज इन द मॉडर्न डाइविंग एपरेटस। यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी कम सॉल्युबिलिटी होती है ब्लड में और वो डाइल्यूटेंट फॉर ऑक्सीजन की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों के दोनों रीज़न है जिसकी वजह से हम उसको यूज़ कर रहे हैं डाइविंग एपरेटस के अंदर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ नियॉन। तो यूज़ ऑफ नियॉन के रिगार्डिंग ये तीनों चीज़ें सही हैं। नियॉन इज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब, इन द फ्लोरोसेंट बल्ब, इन द बोटेनिकल गार्डन एंड इन द ग्रीन हाउसेस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब, फ्लोरोसेंट बल्ब, अभी हमने पढ़ा है, दिस इज द नियॉन। नेक्स्ट हम आते हैं 96 क्वेश्चन पर। कौन सी ऐसी नोबल गैस है जो प्रोवाइड करती है इनर्ट एटमॉस्फेयर और हाईली मेटलॉजिकल प्रोसेस में यूज़ होती है, दैट इज़ द आर्गन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज यूज इन द आर्क वेल्डिंग ऑफ मेटल्स एंड एलॉय। तो आर्क वेल्डिंग और मेटल्स ऑफ एलॉय में आर्गन यूज़ होते हैं। तो अभी देखो ना, इस तरीके से आप थोड़ा ट्रिक बना के याद कर सकते हो कि AR, तो इस तरीके से हो जाएगा ना। और ये यूजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब से थोड़ा ऐसे NCERT से ज़्यादा पूछने लगे ना, तो ये यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टी, थियोरटिकल क्वेश्चन की काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इन पे भी आपको अच्छे से ध्यान देना है, यूजेस ज़रूर पढ़ के जाना एंड के वीक में भी ना। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज यूज इन फिलिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो ये क्या होगा, आर्गन होगा इलेक्ट्रिक बल्ब फिल करने में। देखो फिर से इलेक्ट्रिक, मतलब AR वाली साउंड कुछ आ रही है ना, तो उस तरीके से आप मतलब ऐसे सोच सकते हैं। मैं भी इस तरीके से कर लेती थी। तो इलेक्ट्रिक इस तरीके से, R ऐसी वैल्यू आ रही है ना थोड़ी सी, तो इस तरीके से आप मतलब कुछ भी ऐसे बना के लिख सकते थोड़ा। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज यूज फॉर हैंडलिंग द सब्सटेंसेज दैट आर एयर सेंसिटिव। तो इसमें भी कौन सा होता है, आर्गन। मतलब आर्गन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतना ज़्यादा यूज़ आ रहा है आर्गन का। देखो
अब जो 2 पॉइंट इन क्वेश्चंस में मेंशन नहीं थे वो जो मैंने मेंशन कर लिए एनसीईआरटी से, तो ये भी आपको पढ़ने। हीलियम इज़ यूज टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट विच फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर, जिसके बारे में बात की थी हमने। नेक्स्ट इज द सेकेंड पॉइंट, देयर आर नो सिग्निफिकेंट यूजेज ऑफ जेनॉन एंड क्रिप्टॉन। इनका तो कोई यूज़ पढ़ा ही नहीं ना हमने। इनका मेनली क्या काम होता है, लाइट बल्ब में यूज़ होते हैं और किसी स्पेशल पर्पज़ में। तो थोड़ा सा बस इतना याद रखो कि हाँ लाइट बल्ब में यूज़ होता है। सो अब हमारा ग्रुप 18 कंप्लीट होता है यहीं। हमने अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस कवर किए एंड विद अदर एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एंड एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर है, एक एक लाइन। तो अगर आपके पास पूरा टाइम नहीं भी होने से आप इसी को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं एंड 2x पे सुनो, टाइम बचाओ अपना एंड थोड़ा प्रोडक्टिवली पढ़ो। ज़रूरी नहीं है ना, कई बार हम बुक खोल के भी, अभी देखो ये 30 मिनट्स की वीडियो होगी तो आप 2x पे सुनोगे 15 मिनट्स में हो जाएगा आपका। और अगर बुक खोल के पढ़ते रहोगे ना ऐसे, पता नहीं 1 घंटा लेके एक ही ग्रुप को बैठे, तो एंड में आपके पास उतना टाइम नहीं है ना, तो थोड़ा ऐसे प्रोडक्टिवली यूज करो। सो थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट हम मिलेंगे किसी और ग्रुप के साथ, और बताना ज़रूर कि हेल्प कर रहे हैं या नहीं आपकी।